कंप्लीट कर लिया होगा। इसके अलावा आगे हमें थ्योरी में भी पढ़ना है। लूप हमारा हो चुका था, स्विच केस आज हम लोगों को देखना है। उस पर बेस्ड असाइनमेंट भी आपको मिलेगा, साथ ही आपको लूप पर बेस्ड एक असाइनमेंट और मिलेगा। स्टार पैटर्न वाले प्रोग्राम्स के लिए एक असाइनमेंट नंबर 11 भी मैंने आपको थर्सडे के दिन दे दिया था, तो आई होप आपने उसको भी ट्राई कर लिया होगा। पर आज हम लोग असाइनमेंट नंबर 9 को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये रहा असाइनमेंट नंबर 9। आई होप आप सभी लोगों ने इसको ट्राई कर लिया है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है इस कोर्स को, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि पहले वो असाइनमेंट्स को ट्राई करें, उसके बाद ही उसके सोल्यूशंस को देखें। अगर वर्क पेंडिंग है तो कोशिश करिए एक वीक के अंदर आप जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं उन सबको देख लें, और जितने असाइनमेंट्स अभी तक दिए जा चुके हैं उन सबको अटेम्प्ट कर लें। जो प्रीवियस असाइनमेंट्स हैं उनकी भी डाउट हैंडलिंग हो चुकी है, और उनकी भी रिकॉर्डेड वीडियोस इसी पे रखे हुए। तो चलिए शुरुआत करते हैं असाइनमेंट नंबर 9 के पहले सवाल से। पहले सवाल में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। क्या ये प्रोग्राम सभी लोगों से बन गया है? आप लोग मुझे चैट विंडो पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। यस। जिस किसी के लेक्चर्स चलने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप मोबाइल फोन से एक्सेस करते हैं तो आपको एंड्रॉइड फोन की ऐप को यूज करना पड़ेगा, माई सर्जी प्रीमियम। और अगर आप लैपटॉप से एक्सेस कर रहे हैं तो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम या तो विंडोज या मैक होना चाहिए, और माइक्रोसॉफ्ट एज और गूगल क्रोम पे ये वेबसाइट प्रॉपरली ओपन होगी। ओके। यस, जो लोग जानना चाह रहे हैं कि नए कोर्सेज क्या है, कब मंडे को नया कोर्स भी एक लॉन्च करूंगा पाइथन का। बट अभी आप बताइए असाइनमेंट 9 में पहला वाला सवाल आपको बना कि नहीं बना? बन गया सभी को? ठीक है, इसको हम लोग पहले अटेम्प्ट करते हैं। इसको अटेम्प्ट करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो असाइनमेंट 9 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। एन का मतलब क्या होगा? यहाँ बता सकते हैं एन का मतलब क्या होगा? हमें यूजर से नंबर एंटर करवाना है। ठीक है, यूजर से इनपुट कराना है। मैंने आपको कहा था हमेशा 3 स्टेप में आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें। सबसे पहले सवाल को अच्छे से पढ़कर समझें कि उसमें करना क्या है। उसके बाद आप टेस्ट केस बनाइए, जैसे मैं यहाँ पे टेस्ट केस बना रहा हूं। अगर एन की वैल्यू यूजर ने इनपुट करी है 5, तो फिर आपका आउटपुट आना चाहिए सम इज 15। पहले 5 नंबर का सम, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, दैट इज 15। अगर यूजर ने एंटर किया है 10, तो 1 से 10 तक सभी नंबर्स को ऐड कर दीजिए, रिजल्ट आएगा सम इज 55। क्लियर? अगर यूजर ने एंटर किया है 100, तो आंसर आना चाहिए सम इज 5050। तो इस तरीके से ये हमारे टेस्ट केसेस भी बन गए, जिनको लेकर हम अपने प्रोग्राम को टेस्ट कर सकते हैं। अब ये प्रोग्राम कैसे बनेगा, इसकी अप्रोच कैसे डेवलप करें? अगर कोई पहली बार बना रहा है तो इस तरह के प्रोग्राम्स को उसे कैसे बनाना है? देखिए, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का वैसे एक फॉर्मूला होता है n × n+1/2। उसके बाद तो फिर हमें लूप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम उससे डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन हम लूप की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, इसलिए उस फॉर्मूले से नहीं करेंगे। वो ज्यादा एफिशिएंट होता, नो डाउट, वो ज्यादा बेटर होता, लेकिन हम लोग यहाँ पे लूप से करने वाले हैं क्योंकि हमें लूप की प्रैक्टिस करनी है। अब ये कैसे हम लोग बनाएंगे, इसको अप्रोच कैसे करेंगे? तो हम जो लॉजिक बनाते हैं, हमेशा एक एग्जाम्पल को लेकर लॉजिक बनाइए। जैसे जो टेस्ट केस हमने लिया पहला वाला कि n की वैल्यू 5 है, तो आंसर आना चाहिए सम इज 15। तो हमें इस एग्जाम्पल के हिसाब से पहले लॉजिक बनाना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने कहा n की वैल्यू 5 है, तो हम क्या करना चाहते हैं? हम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करना चाहते हैं। लॉजिक बनाने के लिए जितना हो सकता है लिखिए। जैसे मैंने ये लिखा लिखा तो दिख रहा है कि मुझे करना क्या है, मुझे ये कैलकुलेशन करना है। ओके, अब ये कैलकुलेशन करने में हमें, अगर हमने प्रोग्राम के अंदर सीधे सीधे यही लाइन लिख दी 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो इसलिए ये सही नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू जरूरी नहीं है कि यूजर 5 एंटर करे। यूजर 10 भी एंटर कर सकता है, 100 भी एंटर कर सकता है। तो फिर आप केवल अगर 5 तक ही सम करेंगे तो वो एक स्पेसिफिक केस में ही सही है, बाकी तो केस में गलत हो जाएगा। तो हमें ये तो समझ में आया कि हमें ऐसे नहीं करना है। अब क्या लॉजिक हो सकता है? तो हमें नंबर्स को ऐड करना तो आता है, 2 नंबर को तो ऐड करना आता है ना हमको। 2 नंबर को ऐड करना कितना सिंपल है, हम a + b करते हैं, 2 नंबर ऐड हो जाते हैं। वही लॉजिक हम यहाँ पर भी यूज कर लें। लेकिन हम कहेंगे कि नहीं यार, 2 नंबर नहीं है, 2 नंबर से ज्यादा है। तो ठीक है ना, प्लस भी कौन सा एक बार हो रहा है, प्लस भी तो कई बार हो रहा है।
प्लस बी तो बार बार हो रहा है, जरा देखिए, पहले 1+2 हुआ, 1+2 के बाद क्या हुआ बता सकते हो? सबसे पहले 1+2 हुआ, 1+2 के बाद क्या होगा? बताइए बताइए, लॉजिक बनाते हैं हम। सबसे पहले आप कहते हो कि 1+2 हो जाना चाहिए, उसके बाद 1+2 का रिजल्ट आएगा 3, और उसमें ऐड हो जाएगा नेक्स्ट नंबर 3, यही बोल रहे हैं? ठीक है, इसके बाद क्या होना चाहिए? 3+3 के बाद क्या होना चाहिए? देखो, जिनसे बन गया वो फाइनल आंसर ना बोलें, ठीक है, पार्टिसिपेट करें, जो मैं सोचने का तरीका सिखा रहा हूं। वेरी गुड, 3+3 हो जाएगा 6, उसमें ऐड कर दें नेक्स्ट नंबर 4। वेरी गुड, इसके बाद क्या होना चाहिए? 6+4 10 आ जाएगा, 10 में 5 ऐड करेंगे, यस, और ये हमारा आंसर 15 आ जाएगा। आपने 4 बार एडिशन किया और आपका आंसर आ गया। पहली बार में आपने इन दो नंबर्स को ऐड किया, उसके बाद इसका जो रिजल्ट आया उसको नेक्स्ट नंबर के साथ ऐड अप कर दिया, फिर जो रिजल्ट आया इसका, उसको नेक्स्ट नंबर के साथ ऐड कर दिया, फिर जो इसका रिजल्ट आया उसको नेक्स्ट नंबर के साथ ऐड कर दिया। ये लॉजिक बना रहे। तो देखा जाए तो ये दो नंबर्स क्या है? ये नंबर तो एक एक करके बढ़ रहा है, देखो जरा, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, एक एक करके बढ़ रहा है। और ये नंबर क्या है? ये नंबर है अभी तक का सम। जैसे इस 10 का मतलब क्या समझे? इस 10 का मतलब है पहले 4 नंबर का सम। मानते हो? क्या बोल सकता हूं मैं? सम ऑफ 4 नंबर्स, ये 10 है, उसमें ऐड कर रहा हूं 5। इसके पहले मैंने सम ऑफ 3 नंबर्स, पहले 3 नंबर्स का सम किया होगा, उसमें ऐड कर दिया होगा 4। उसके पहले क्या किया होगा? सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स, पहले 2 नंबर का सम क्या था? 1+2 3, उसमें ऐड कर दिया होगा नेक्स्ट नंबर, दैट इज 3। क्लियर है? तो इसके पहले क्या होना चाहिए? सम ऑफ 1 नंबर, मतलब पहले नंबर का सम, अब एक ही नंबर का सम तो वही नंबर होगा ना, उसमें नेक्स्ट नंबर ऐड करना है। ठीक है, समझ में आया? लेकिन अगर इसको जनरलाइज करना है तो हम कहानी 2 से क्यों स्टार्ट करें? ये 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, 2 फिर 3 ऐड करेंगे, फिर 4 ऐड करेंगे, फिर 5, मतलब सबसे पहले आप 2 को ऐड कर रहे हो, मतलब आप सम एज्यूम करके चल रहे हो कि 1 है। नहीं, 1 में आप क्यों ऐड कर रहे हो? आप ये बोलो कि मैं 1 से ही स्टार्ट करूंगा, तो शुरुआत में सम ऑफ 0 नंबर्स, एक भी नंबर नहीं, उसका सम कितना होगा? 0 होगा ना, 0 होगा ना, मतलब इसके पहले 0+1 रहा होगा ना, ऐसा सोच सकते हैं? लॉजिक बन रहा है? देखो, खूब लिखते हैं, खूब लिखते हैं, धीरे 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 करके हमें समझ में आने लगता है हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने में कंजूसी नहीं करना। अब हमने सोचा कि अच्छा, ये 0+1 है, इस रिजल्ट को अगर मैं किसी वेरिएबल में रख लूं, मतलब 0+1 को अगर मैं किसी वेरिएबल में रख लूं, जैसे कि s, तो s की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना? 0+1 करूंगा तो s की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगली बार हम कह रहे हैं 1+2 करेंगे, यही था ना, 1+2 करेंगे, जिसमें 1 क्या है? पहले एक नंबर का सम। अच्छा, पहले एक नंबर का सम तो ये s में रखा हुआ है ना, तो हमें समझ में आ रहा है कि ये 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बताओ, 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? s लिख सकते हैं, क्योंकि s में क्या रखा है? 1 रखा है, पहले एक नंबर का सम s में रखा है, और s के अंदर जो 1 रखा है उसको जब 2 से ऐड किया तो उसका रिजल्ट किस में रख दूं? उसका रिजल्ट किस में रख दूं? s में ही रख देता हूं, तो s की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, s की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 1+2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो s में अभी तक 2 नंबर का सम आ चुका है, ये 2 नंबर का सम जो s में रखा हुआ है उसको अगले नंबर से ऐड करते हैं, फिर रिजल्ट को s में रख देते हैं। तो अब मेरे पास s में आ चुका है पहले 3 नंबर का सम, पहले 3 नंबर का सम, इसमें ऐड करता हूं 4, तो रिजल्ट आएगा पहले 4 नंबर का सम। पहले 4 नंबर का सम एस में रखा है, इसमें अगर मैं 5 ऐड करता हूं तो पहले 5 नंबर का सम आ जाता है। इस तरीके से मेरे पास एस के अंदर पहले 5 नंबर्स का सम आ गया। यस और नो? पहले 5 नंबर्स का सम आ गया। अब ये चीज सोचो कि एन की वैल्यू 5 थी, तो मुझे आखिरी में 5 तक जाना है, मतलब 1 2 3 4 5। अगर एन की वैल्यू 10 होती तो 1 से लेकर 10 तक जाता, अगर एन की वैल्यू 100 होती तो 1 से लेकर 100 तक जाता। मतलब ये स्टेप कितनी बार चलनी चाहिए? अब देखो तो ये स्टेप सेम ही तो लिखी है, सारी स्टेप सेम है। इसको अगर मैं जनरलाइज करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? एस असाइन एस प्लस कुछ वेरिएबल ले लो, लाइक आई, ऐसा अगर लिख दूंगा, और आई की वैल्यू को 1 से लेकर मैं एन तक ले जाता हूं, और इस स्टेप को रिपीट करता चलता हूं। ये स्टेप रिपीट हो रही है, पर पहली बार में आई 1 है, दूसरी बार में आई 2 है, तीसरी बार में आई 3 है, ऐसे करते हुए आखिरी में आई की वैल्यू एन है।
हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। अब इस लॉजिक को हम इंप्लीमेंट करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। तो मुझे कितने वेरिएबल्स चाहिए? आई चाहिए, एन चाहिए और एस चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमने बोला प्रिंट एफ एंटर अ नंबर। जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा स्कैनएफ की मदद से, उसे हम रख लेंगे एन वेरिएबल में। एन की वैल्यू हमको मिल चुकी है, एन कैपिटल लिया है मैंने तो कैपिटल लिखना पड़ेगा। ओके, अब मुझे क्या करना है? मुझे सम करना है ना, तो मुझे लूप लगाना पड़ेगा। फॉर लूप लगाया। फॉर लूप के अंदर मैंने आई की वैल्यू को कहां से इनिशियलाइज किया? आई की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज किया, और एस को भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा। एस को 0 से इनिशियलाइज करते हैं, और उसके बाद मैं लिखता हूं आई लेस देन इक्वल टू एन, और आई को हर एक बार इंक्रीमेंट करते चलेंगे। और इसके अंदर क्योंकि एक ही स्टेटमेंट लिख रहा हूं, करली ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूं, यहां पे लिख देते हैं एस असाइन एस प्लस आई। ठीक है, और फिर मैं लिखता हूं प्रिंट एफ सम इज परसेंट डी। अच्छा, कुछ लोग क्या मिस्टेक करते हैं, सुनो ध्यान से, आप में से कुछ लोगों ने करी होगी शायद मिस्टेक। ये प्रिंट एफ जो है ना, इसको वो लूप के अंदर लिख देते हैं, लूप की बॉडी में, तो बार बार प्रिंटिंग होती है। ये सवाल बार बार प्रिंटिंग करने का नहीं है। इसके पहले जो 2 असाइनमेंट 7 और 8 आपने करे थे, उसमें आपको प्रिंट करना होता था, तो वहां पे प्रिंट एफ लूप की बॉडी के अंदर लिख रहे थे, क्योंकि आपको नंबर्स प्रिंट करने होते थे बार बार। यहां पर आपको सम करके जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसको प्रिंट करना है, तो वो एक ही बार प्रिंट होगा। इसलिए प्रिंट एफ को लूप की बॉडी के अंदर नहीं रखना है, बाहर रखना है। तो अब ये प्रोग्राम बन चुका है, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले इसको कंपाइल करें जीसीसी कंपाइलर के थ्रू, stdc11 एंड -o, प्रोग्राम का नाम फर्स्ट डॉट सी। कंपाइल हो चुका है, इसको रन करते हैं। फर्स्ट एंटर नंबर, जैसे मैंने 5 एंटर किया, सम आ गया 15। अगर मैंने 10 एंटर किया तो सम आ गया 55। मैंने 100 एंटर किया तो सम आ गया 5050। ठीक, क्लियर है सभी को? चलिए अगला सवाल देखिए। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स। क्या आपको सवाल क्लियर हो गया? सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स मतलब क्या हुआ? किसको ऐड करना है वो आपको समझ में आया? असाइनमेंट 9 का क्वेश्चन नंबर 2। यस, आपको करना है सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो टेस्ट केस बनाइए अगर समझ में आया है तो। मान लो एन की वैल्यू 5 है, तो आपको किसको ऐड करना है बता सकते हो? आपको ऐड करना है 2, 4, 6, 8, 10। इनको ऐड करने से जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर है। क्या आ जाएगा? 30। सम इज 30। क्लियर हुआ क्या? एन की वैल्यू अगर 10 होगी तो सम कितना आएगा बताइए? सम इज 110। ओके, अगर एन की वैल्यू 100 है तो पहले 100 इवन नंबर्स का आपको सम करना होगा, तो वो कितना आएगा? सम इज, बताइए कितना आएगा? 10,100। ठीक है, क्लियर हुआ? क्या हो गया शुभम कुमार? फास्ट कैसे कर रहे हैं? फास्ट कहाँ किया? आराम से एडिशन ही तो कर रहे हैं, एडिशन करके ही तो आंसर दिया है। इसको ऐड किया तो फिर आंसर दिया 30। ऐसे ही इसको करना है तो 1 से 10 तक सबको ऐड कर लो। पिछली बार 55 आया था, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। इधर पिछली बार 5050 आया था, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लो। हर्ष, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्लो हो रहा है तो आपके सिस्टम की रैम चेक करो, कम तो नहीं है। ओके, तो अभी पहला वाला एग्जांपल देखो, एन की वैल्यू 5 सपोज करते हुए हम लोग कर रहे हैं, तो ये आंसर आ रहा है। ठीक है, एन की वैल्यू अगर 5 सपोज करिए तो ये होना चाहिए। क्या कैसे लॉजिक बनाओगे? सेम लॉजिक। अब तो देखो पैटर्न सेम हो गया, एक पे मेहनत कर ली तो अब दूसरा बहुत आसान होना चाहिए। बताओ क्या करोगे? क्या करोगे इसमें बताओ? विशाल, पहले पुराना कंटेंट आप कंप्लीट कर लो, तब आपको समझ में आएगा। पहले हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग लिख रहे थे एस असाइन एस प्लस आई, यही कर रहे थे।
जिसमें आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही थी। यस, अब क्या होगा? अब आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक नहीं जाएगी, बल्कि आई की वैल्यू 2 से लेकर 2n तक जानी है, लेकिन विथ स्टेप साइज 2, मतलब दो दो के गैप से जाना है। मतलब 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, ऐसा जाना है। आया समझ में? ठीक है, तो अब इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। देखो, दोनों तरीके बताए। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप लूप लगाओ, आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट करो, एस की वैल्यू शुरुआत में 0 रखो, आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 इंटू एन तक चलाओ, ठीक है, और आई में दो दो का इंक्रीमेंट करो, और एस में असाइन करते जाओ एस प्लस आई, क्योंकि आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है और दो दो का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, ऐसे चलेगा। तो एक तरीका तो ये हो सकता है, आप ऐसे कर सकते हो, बिल्कुल आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आप फॉर लूप चलाओ, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो, ठीक है, एस की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन। देखो, अल्टीमेटली मुझे एन टाइम्स एडिशन करना है, ठीक है, एन टाइम्स। अब 2 से 2n तक जा रहा था, है ना, 2 से 2n तक जा रहा था, तो दो दो की गैप से तो जा रहा था ना, तो चल तो n टाइम्स ही रहा था। अभी 1 से लेके n तक जा रहा हूं और आई को एक एक करके इंक्रीमेंट कर रहा हूं, तो भी n टाइम्स चल रहा है। समझ में आ रही बात? 2, 4, 6, 8, 10 करूं तो भी 5 बार चला, 1, 2, 3, 4, 5 करूं तो भी 5 बार चला। ठीक है, क्या हो गया रोहित? when to explain variable inside the loop and when is outside the loop? कौन सा वेरिएबल रोहित? कौन से वेरिएबल की बात कर रहे हो? एस चॉइस है तुम्हारी। लूप चलना स्टार्ट होने से पहले, मतलब ये कैलकुलेशन एस असाइन एस प्लस आई वाला कैलकुलेशन होने से पहले एस की वैल्यू 0 से इनिशिएट हो चुकी हो, ये जरूरी है। ठीक है, तो अब यहां पर आप लिखेंगे एस असाइन एस प्लस, अब आई नहीं लिखेंगे, क्योंकि आई लिखोगे तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4 इनका एडिशन होगा। यहां लिखो 2 इंटू आई, तो क्या होगा, जो भी आई की वैल्यूज हैं उसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो 1, 2, 3, 4 है, उस पर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2, 4, 6, 8 आ जाएगा। आया समझ में? तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी तरीका आप लगा सकते हो। आ गया समझ में? ओके, कई लोगों को ये थोड़ा अजीब लग रहा है कि मैंने यहाँ पर दो चीजें असाइन करी हैं कॉमा से सेपरेट करते हुए। बिल्कुल ऐसा कर सकते हो, सेमीकोलन तो आपके ये दो ही लग रहे हैं। इस जगह पर इनिशियलाइजेशन करते हैं, कितने भी वेरिएबल्स का आप इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, कॉमा से सेपरेट करते जाइएगा। दिस इज परफेक्टली वैलिड। ठीक है, चलो अभी हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल भी सेम वैरायटी का है, कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स। सेम वैरायटी है। क्या करना है इसमें? असाइनमेंट 9 का क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स, सेम वैरायटी है। अगर यहाँ टेस्ट केस बनाए, इनकी वैल्यू 5 है, तो आपको किसको ऐड करना है? आपको 1, 3, 5, 7, 9 को ऐड करना है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? सम इज 25। क्लियर? अगर n की वैल्यू सपोज करो 8 है, तो आंसर आना चाहिए सम इज 64। क्लियर है? अगर n की वैल्यू 12 है, तो आंसर आना चाहिए 144। तो हमें मालूम है कि सम किसका निकालना है। सेम वैरायटी है, एग्जैक्टली सेम वैरायटी है। आई होप ये आपसे बन गई होगी। यस, अब आपके पास ऑप्शंस हैं। आप चाहे तो पहली वैरायटी ये हो सकती है कि आप फॉर लूप लगाएं, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करें, एस की वैल्यू 0 से स्टार्ट करें, आई लेस देन इक्वल टू 2 इंटू एन चलाएं, और आई में दो दो का इंक्रीमेंट करें। तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, 9 ऐसे प्रोड्यूस होगा। तो एस में असाइन करेंगे एस प्लस आई। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो सकता है, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करें, एस को 0 से स्टार्ट करें, आई लेस देन इक्वल टू एन तक ही चलाएं, आई प्लस प्लस करें, एक एक करके ही इंक्रीमेंट हो रहा है, तो एस असाइन एस प्लस आई करने की बजाय 2 इंटू आई माइनस 1 करें, जो कि ऑड नंबर्स प्रोड्यूस करेगा। 2i इवन नंबर्स प्रोड्यूस करता है, 2i माइनस 1 ऑड नंबर्स प्रोड्यूस करता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ?
सौरभ वर्मा, बुराई क्या है? अगर दोबारा भी कर लोगे तो क्या बुराई है? मैं तो हर बार करता हूँ दोबारा, दोबारा तिबारा चौबारा, मैं तो कई बार करता हूँ, तो उसमें क्या नुकसान है? फायदा ही है आपका। कैलकुलेट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ये वाला बना क्या आपसे? असाइनमेंट 9 का क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो सेम वैरायटी का ही तो हो गया। स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर मतलब क्या हुआ? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टिल n स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? एस असाइन एस प्लस आई स्क्वायर, ये हो जाएगा। आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक चला दो। ठीक है, इसी तरीके से असाइनमेंट 9 का क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? कैलकुलेट सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, है ना? सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। क्या करेंगे इसमें? एस असाइन एस प्लस आई इंटू आई इंटू आई, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एस असाइन एस प्लस आई इंटू आई इंटू आई। अब देखिए असाइनमेंट 9 में क्वेश्चन नंबर 6, असाइनमेंट 9 का क्वेश्चन नंबर 6, क्या करना है इसमें? कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। क्या ये अलग वैरायटी है, या ऊपर के 5 जो सवाल थे वैसी वैरायटी है? ये भी सेम वैरायटी है, सेम वैरायटी। देखो इसमें क्या करना है, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल क्या होता है बेसिकली? फैक्टोरियल होता है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। तो अभी तक आप बोल रहे थे कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर निकालो, कर रहे थे, 3 + 4 प्लस अप टिल n तक जा रहे थे। इस सवाल को करने के लिए आपने एस असाइन एस प्लस आई ये फॉर्मूला यूज किया था, आई की वैल्यू को 1 से n तक चला रहे थे। अभी फैक्टोरियल में क्या करोगे? फैक्टोरियल में इन्हीं का मल्टीप्लाई कर दोगे। आपको नहीं लगता ये सेम वैरायटी है? तो आप एस असाइन एस मल्टीप्लाई बाय आई कर दीजिए, और एस की वैल्यू जब इनिशियलाइज करेंगे तो 0 से इनिशियलाइज करने की बजाय 1 से इनिशियलाइज कर देना। अच्छा, 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग जब प्रोग्राम बनाएंगे ना, देखो कैसे कोडिंग करेंगे। हम लोगों ने एक वेरिएबल बना दिया आई नाम का, एक बना लेते हैं एस की जगह मैं पी ले लेता हूं, और एक एन ले लेता हूं। ठीक है, और प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर। जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा, स्कैन एफ की मदद से %d एड्रेस ऑफ n। अब मैं लूप चला रहा हूं, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, और पी की वैल्यू भी 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, और आई लेस देन इक्वल टू n तक जा रहा हूं, आई प्लस प्लस। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, पी में असाइन करेंगे पी मल्टीप्लाई बाय आई। अगर मान लीजिए n की वैल्यू 0 रही तो ये लूप एक भी बार नहीं चलेगा, मतलब पहली बार में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। लेकिन क्योंकि p में 1 असाइन हो चुका होगा, तो फॉर लूप के बाद जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो p की वैल्यू 1 प्रिंट होगी, जो कि सही आंसर होगा फैक्टोरियल 0 के लिए। तो प्रिंट एफ फैक्टोरियल इज %d, और p की वैल्यू प्रिंट करा दी। ठीक, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। आप ये जो फॉर लूप यहां पर यूज कर रहे हो, ठीक है ना, इसकी जगह पर आप क्या कर सकते हो, आप यहां पर एक वाइल लूप यूज कर लो, उसके अंदर सिर्फ n लिख दो। ठीक है, तुम्हें आई वेरिएबल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हें इसके अंदर क्या करना है, p में असाइन करो p मल्टीप्लाई बाय n, और n को हर बार डिक्रीमेंट करते जाओ। देखो होना यह है कि ये रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेगा। n की वैल्यू अगर 5 है तो 5 का मल्टीप्लाई होगा, यानी p में शुरुआत में 1 है तो 1 × 5 हो जाएगा। फिर
5, p की वैल्यू 5 हो चुकी है, तो 5 में 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 20 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 120 में 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो p में फाइनली 120 आएगा, जो कि फैक्टोरियल ऑफ 5 होता है। तो आप रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर रहे हो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसा कर रहे हो। तो आप बिना आई वेरिएबल के भी सेम प्रोग्राम को बना सकते हैं। क्लियर हुआ? देखो, अगर आपकी प्रैक्टिस वाइल लूप पे काफी हो चुकी है तो मैं बोलूंगा दूसरे लूप भी यूज करो, ताकि उस पर भी कमांड आ जाए। अगला सवाल देखिए, क्या आपसे 7th वाला सवाल बन गया? काउंट डिजिट्स इन अ गिवन नंबर, असाइनमेंट नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7। क्या करना है इसमें हमको? काउंट डिजिट्स इन अ गिवन नंबर। ठीक है, तो कैसे करेंगे? एक एग्जांपल लेकर, जैसे मान लो मेरे पास x है और उसमें वैल्यू है 257, तो बताइए आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए 3। ठीक है, डिजिट्स 3। ओके, अगर x की वैल्यू है 10528, तो फिर आंसर आना चाहिए डिजिट्स इक्वल्स टू 5। 5 डिजिट्स निकले। ठीक, कैसे कैसे करेंगे इसको बताइए? मॉड्यूलस ऑपरेटर से करेंगे। मॉड्यूलस ऑपरेटर की तो इसमें जरूरत ही नहीं है, मतलब किया नहीं है शुभम तुमने। हम्म, अब जैसे कई लोगों को ये सवाल नहीं बना है, ये सवाल नहीं बना है इसकी वजह है कि प्रीवियस लेसन्स के लेक्चर्स आपने ध्यान से सुने नहीं है, यू आर नॉट अ गुड लिसनर, इसलिए नहीं बना है, अदरवाइज बन जाता। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया 257, अब इसमें कितनी डिजिट्स हैं ये काउंट करना है, तो x के अंदर रखिए अभी ये वैल्यू। तो अगर मैं किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करता हूं, दोनों इंटीजर है तो रिजल्ट इंटीजर आता है, तो आप जानते हैं ना x की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाँ, x की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी ना। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? पहले x के अंदर पहले x के अंदर था 257, अब उसमें से एक डिजिट कम होके 25 हो गया ना। आया समझ में कि नहीं आया? डिवाइडेड बाय 10 करने से क्या होता है ये समझ में आ गया आपको? अगर मैं फिर से डिवाइड कर दूं 10 से ही, तो 25 को डिवाइड किया 10 से तो 2 आ जाएगा। अगर फिर से डिवाइड कर दूं 10 से तो 0 आ जाएगा। तो जो नंबर था हमारे पास ओरिजिनली 257, उसमें से सारी डिजिट्स को गायब करने के लिए तुम्हें कितनी बार डिवीजन करना पड़ा 10 से? 3 बार करना पड़ा, और यही हमारा आंसर है। मतलब आप इस बात को काउंट कर लो कि ये ऑपरेशन कितनी बार करना पड़ रहा है 0 लाने के लिए। तो ये कितना सिंपल हो गया। अब जब तक x में 0 नहीं आएगा तब तक लूप चलेगा, मानते हो इस बात को? क्योंकि लूप की बॉडी के अंदर जो लूप के पैरेंथेसिस में जो कंडीशन लिखी है वो सिर्फ x लिखा है, तो x की वैल्यू नॉन जीरो होगी तो ट्रू होगा, 0 होगी तो फॉल्स होगा। तो x की वैल्यू जब 0 आ जाएगी लूप रुक जाएगा, अदरवाइज लूप चलता रहेगा और x की वैल्यू को मैं 10 से डिवाइड करता रहूंगा और x की वैल्यू चेंज होती रहेगी। मुझे बस इस बात का हिसाब रखना है कि ये डिवीजन कितनी बार हुआ। तो भाई जितनी बार लूप की बॉडी के अंदर आओगे, तुम किसी वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट कराते रहना। कोई वेरिएबल जिसकी वैल्यू शुरुआत में 0 है, और तुम क्या कर रहे हो, हर बार लूप की बॉडी में आते हो उसको इंक्रीमेंट करा देते हो। तो एग्जैक्टली जितनी बार डिवाइड हो रहा है काउंट की उतनी ही वैल्यू हो जानी है। आया समझ में? तो लास्ट में तुम काउंट की वैल्यू प्रिंट करा देना। अभिनव, अगर आप कोई नंबर एंटर करते हो 00024, तो एक्चुअल में 24 ही है ना, 0 का तो कोई महत्व नहीं है। जो लीडिंग जीरोस होते हैं वो तो वैसे भी मीनिंगलेस है, वो कोई डिजिट्स थोड़ी होते हैं, नंबर तो 24 ही हुआ ना। ये ऐसा थोड़ी कि 4 डिजिट का नंबर है, नहीं है। इस बात से क्या फर्क पड़ेगा कि तुम्हें कौन सा लूप लगाना है? तुम फॉर लूप से भी बना सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है? देखो, ये तो है ही नहीं कि ये काम वाइल लूप से हो पाएगा फॉर लूप से नहीं हो पाएगा, ऐसा तो होता ही नहीं। सेम कोड को अगर तुम चाहो तो फॉर लूप से भी बना सकते हो। क्या करोगे फॉर लूप में? सेम चीजें लिखो, सेम चीजें लिखो। इनिशियलाइजेशन तुम्हें एक्स का कराना नहीं है, लेकिन काउंट का करा लो। काउंट की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज कर लो, एक्स कंडीशन में लिख लो,
x डिवाइडेड बाय 10, बस x में चेंजेस होते जा रहे हैं और यहां लगा दो सेमीकोलन, हो गया। लूप की बॉडी में कोई स्टेप लिखनी ही नहीं है आपको, सीधे प्रिंट करा दो इसके बाद। ये प्रिंटफ जो है लूप की बॉडी में नहीं है, देखो लूप के आगे मैंने सेमीकोलन लगा दिया, लूप वहीं खत्म हो चुका है। तो डिजिट्स इक्वल्स टू काउंट इक्वल्स टू %d। क्लियर हुआ? हाँ बिल्कुल सही बात है, 9 डिजिट से ज्यादा ये काउंट नहीं कर पाएगा, और ये ऑब्वियस भी है, और आपको भी पता होना चाहिए कि इंट वेरिएबल 4 बाइट्स का ही होता है। अब 4 बाइट्स में एक लिमिट से बड़े नंबर नहीं बन सकते ना, तो बस वही लिमिट को क्रॉस कर रहे हो इसलिए वो नहीं काउंट कर पा रहा। काउंट में 0 इंक्लूड होता है अगर 0 किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहा हो, जैसे 205 एक नंबर है तो हाँ ये 0 काउंट होगा, ये 3 डिजिट का नंबर है। लेकिन आप 025 लिख रहे हो तो वो एक्चुअल में 25 है। अरे काउंट प्लस प्लस नहीं लिखा गया? अरे काउंट प्लस प्लस को भी इधर लिख सकते हो, कॉमा लगा के इधर लिख सकते हो, लूप की बॉडी में भी लिख सकते हो और इधर भी लिख सकते हो, कॉमा लगाओ और यहाँ पे काउंट प्लस प्लस लिख दो। ठीक है, हर बार डिवाइड भी होगा, काउंट प्लस प्लस भी होगा। ठीक है ना? अगला सवाल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। असाइनमेंट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 8 बना कि नहीं बना? समर कौन से वाले प्रोग्राम की बात कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहे हो? 7th वाला? काउंट डिजिट्स नहीं समझ में आया? बता तो दिया बेटा, क्या नहीं समझ में आया बोलो। समर मैंने अनम्यूट किया है, बोलो क्या डाउट है? हेलो हाँ समर बोलो क्या डाउट है? सर, कोई डाउट नहीं है सर, समझ आ गया। आई वाज जस्ट सेइंग कि आप कोड लिख दीजिए एक बार, और कुछ नहीं। अगर समझ में आ गया तो कोड लिखने में क्या दिक्कत होगी? यस सर, यस। अगर समझ में ये नहीं बन आया होगा तो कोड नहीं लिख पाओगे। ओके सर, सर बन गया असाइनमेंट। थैंक यू कैसे लिखना है बताओ? फॉर लूप से लिखना है, व्हाइल लूप से लिखना है? सर। आई व्हाइल लूप से ज्यादा कंफर्टेबल है सर, ये इसका रीजन ये है कि प्रैक्टिस इसलिए किए हैं। तो पहली बात तो ये है कि व्हाइल लूप से ये कोड बना तो दिया, यही तो लिखना हाँ सर, बना लेंगे वो तो, है ना? हो जाए। और फॉर लूप से ऐसे बना लोगे, इसके ऊपर एक प्रिंटफ स्कैनफ ही तो लिखना है, हो जाएगा। थैंक यू सर। ओके। यस, 9th वाला जो सवाल है, सॉरी 8th वाला जो सवाल है, प्राइम नंबर चेक करना है। ये बन गया सभी से? ओके, चेक प्राइम नंबर। आप सभी को पता है प्राइम नंबर क्या होता है? किसी से बात करनी चाहिए, पता करें कि पता भी है कि नहीं पता है आप लोगों को। चित्रांश साहू अनम्यूट किया आपको? चित्रांश मुझे बताइए कि प्राइम नंबर क्या होता है? सर जो खुद से डिवाइड होते हैं, जैसे कि 8। सर ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ना? नहीं, आपने बोला ना खुद से डिवाइड होता है, खुद से डिवाइड होता है कि नहीं होता बताओ? सर जो केवल खुद से डिवाइड होता है और किसी से नहीं होता। केवल तुमने पहले नहीं बोला था, अभी बोल रहे हो केवल। सॉरी सर, केवल तुमने पहले नहीं बोला था ना, तुमने बोला था प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं। तो हर नंबर खुद से डिवाइड होता है वो तो, मतलब सारे नंबर प्राइम। नो सर, केवल खुद से होता है। केवल खुद से होता है। यस 1 खुद से डिवाइड होता है? यस सर। और किससे होता है? सर और किसी से नहीं होता, बट 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो फिर ये भी तो तुमने नहीं बोला। सर इसीलिए तो सर 2 से बिगिन करते हैं चेक करते वक्त। तो ये बोला कहाँ? तुमने तो बोला कि सर केवल खुद से डिवाइड होता है वो प्राइम नंबर होता है, यस सर। तो उसमें तो फिर 1 भी होना चाहिए, पर 1 तो नहीं होता। तो क्या होता है प्राइम नंबर? अच्छा फाइनली बताओ। बताओ चित्रांश, फाइनली क्या होता है प्राइम नंबर?
सर जो सेल्फ से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड ना हो। 1 से डिवाइड ना हो। सॉरी 1 से सर हर नंबर डिवाइड हो जाता है। हाँ, फिर जो खुद से डिवाइड हो और कंफ्यूज हो गया सर। तुमने बोला डिविजिबल बाय इटसेल्फ, यस सर। ये बोल ही क्यों रहे हो? मतलब तुम ये भी उम्मीद कर रहे हो कि कोई नंबर होगा जो खुद से डिवाइड नहीं होता है? हाँ, यस सर। क्या बोल रहे हो तुम ये कह रहे हो कि कोई नंबर ऐसा भी होता है जो खुद से डिवाइड नहीं होता है, ऐसा बोलना चाह रहे हो? नहीं सर ऐसा नहीं है, हर नंबर खुद से डिवाइड हो जाता है। तो ये कौन सा डिस्टिंग्विश्ड फीचर है, उसके बारे में क्या खास बात बताई तुमने कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं? सोचो। यस सर। क्या? यस बताओ। सर जिसके दो ही फैक्टर हो, 1 या नंबर इटसेल्फ। ओके, जिसके दो ही फैक्टर हो, which has only two factors, ठीक है, 1 and itself, बस इतना ही, यस और कुछ नहीं? सर यही होगा सर। तो मुझे बताओ -3 के बारे में क्या बोलते हो? -3 प्राइम है कि नहीं? सर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ये कहाँ बोला? ये तो डेफिनेशन सर में ये कहीं बोला ही नहीं। सॉरी सर। हम्म which has only two factors, 1 and itself, and it must be a natural number, ठीक है? वैसे तो 1 प्राइम नहीं होता है और डेफिनेशन के हिसाब से भी उसके दो फैक्टर नहीं है, एक ही फैक्टर है 1, बट फिर भी हम एक्सेप्शनली बोल देते हैं 1 इज neither prime nor composite, ना तो वो प्राइम है ना कंपोजिट है, ठीक है? यस सर। तो -3 क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं होता इसलिए वो प्राइम हो ही नहीं सकता। चलिए शुरुआत Yes, के 10 प्राइम नंबर बताइए कौन से हैं? सर 3 सबसे पहला प्राइम नंबर 3 है। सॉरी 2 हाँ 3 हाँ 5 करेक्ट, 7 बिल्कुल सही। 11 हाँ 13 हाँ 14 15 17 हाँ 21 22 20 23। और 19 नहीं है? यस सर 19 ठीक है, 20। यस सर। एक और बचा, अगला यस सर एक और कौन सा है? 29। यस 29, ठीक है। तो ये शुरुआत के 10 प्राइम नंबर्स हैं। अब मैं ये पूछ रहा हूं तुमसे कि x एक वेरिएबल है, इसके अंदर यूजर ने कोई वैल्यू एंटर करके रख दी है, हमें ये पता लगाना है कि ये नंबर जो x में रखा हुआ है वो प्राइम है या नहीं। तो ये जो यस प्रॉपर्टी सर। आपने बताई है इसी के आधार पे हमको पता लगाना पड़ेगा कि वो प्राइम है कि नहीं। कुछ भी नंबर है इसके अंदर, कैसे पता लगाओगे? सर सबसे पहले तो हम ग्रेटर देन 1 से नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। यानी पहला नंबर कौन सा होगा जिससे डिवाइड करके देखेंगे? पहला नंबर सर 2 होगा। ओके, तो मतलब आप कह रहे हो x को हम 2 से डिवाइड करेंगे, यस सर। तो क्या होगा इससे? x को 2 से डिवाइड कर देंगे तो सर अगर बेसिकली सर अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे। नहीं, क्यों नहीं होगा डिवाइड? डिवाइड तो हो जाएगा ना। x डिवाइडेड बाई 2 हाँ। लिख रहा हूं तो x 2 से डिवाइड क्यों नहीं होगा? हर नंबर 2 से डिवाइड होता है। नहीं सर 2 से तो डिवाइड हो जाएगा बट कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो लाइक ये रिमाइंडर 0 चाहिए ना। तो डिवाइड रिमाइंडर होगा चाहिए कैसे, ना कैसे पता चलेगा? सर। डिवाइड से नहीं सर मॉड्यूलस से पता चलेगा। ओके, मॉड्यूलस कर लें, ठीक है। यस तो सर। x मॉड्यूलस 2 कर दिया, ठीक है। तो x मॉड्यूलस 2 कर दिया तो इससे क्या पता चला?
सर इससे ये पता चलेगा अगर रिमाइंडर 0 है दैट मींस नंबर डिवाइड हो गया 2 से। अच्छा, मतलब इफ लगा के मैं चेक कर लूं कि क्या इसकी वैल्यू 0 आ रही है। यस सर। अगर 0 आ रही है इसका मतलब सर अगर नंबर 2 से डिवाइड हो गया दैट मींस वो प्राइम नंबर नहीं है। ओके, क्योंकि प्राइम होने के लिए जरूरी है कि वो 1 से डिविजिबल रहे और खुद से रहे, इसके अलावा और किसी से ना रहे। तो 2 से अगर डिवाइड हो रहा है दैट मींस इट इज नॉट प्राइम। बिल्कुल सही बात है, यस बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि ये नॉट प्राइम है। पर मान लो 2 से डिवाइड नहीं हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर तो सर हम नेक्स्ट नंबर पे मूव ऑन करेंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर क्या होगा? सर नेक्स्ट नंबर 3 होगा। मतलब आप कह रहे हो कि हम x को मॉड्यूलस करेंगे अब 3 के साथ, अगर डिविजिबल होगा तो 0 आएगा रिमाइंडर, है ना? और डिविजिबल है तो फिर बोल दो ये नॉट प्राइम है। यस सर। और मान लो 3 से भी डिवाइड नहीं हुआ तो सर एक और नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे 4। 4 से कर लेंगे। ऐसा कब तक यस करेंगे हम? सर ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक हम उस नंबर की पहले नंबर तक रीच नहीं कर जाते। मतलब x नंबर n है, माइनस यस सर x माइनस 1। x माइनस 1 तक। ओके, यस दैट मीन्स आखिरी में हम लोग x को मॉड्यूलस कर रहे होंगे x माइनस 1 से। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो बोलेंगे नॉट प्राइम, अदरवाइज अदरवाइज क्या करेंगे? चलो यहाँ तक कर लिया, इसके बाद क्या करेंगे? सर अदरवाइज अगर यहाँ पे भी नहीं होता दैट मींस लास्ट नंबर तो डिवाइड हो ही जाएगा तो वो प्राइम है। हाँ हाँ, तो बेसिकली देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो हम सेम काम बार बार कर रहे हैं। देखो ये सर रिपीटिशन कर रहे हैं। रिपीटेशन हो रहा है ना, तो हर बार बस चेंज ये हो रहा है कि ये नंबर चेंज हो रहा है। ठीक है, यस सर। तो मैं क्या सोचता हूँ, इस जगह पर i लिख देता हूँ और i की वैल्यू 2 से स्टार्ट कर देता हूँ और x माइनस 1 तक चलाता हूँ। ठीक रहेगा ना? यस सर। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं। हम लोग लिखते हैं इफ x मॉड्यूलस i इक्वल्स टू 0, तो हम बोल देंगे नॉट प्राइम। और ये चीज को हम कर देंगे रिपीट। रिपीट करने के लिए जो भी लूप आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, पर इससे हमको पता चल जाएगा कि वो प्राइम है कि नहीं। तो मान लीजिए मैंने लिखा फॉर, और मैं लूप को चलाना चाहता हूँ कितनी बार? मैं चलाना सर चाहता हूँ 2 से लेकर, तो i की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी। i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू x माइनस 1 तक जाएंगे। लेस देन अकेला लिखोगे तो x लिख सकते हो, और i प्लस प्लस। ओके, अब ये बताओ कि प्राइम है ये कैसे डिसाइड होगा? सर जब हमारा लूप फॉल्स होगा दैट मींस अगर i की वैल्यू हमारे नंबर से सेम होगी दैट मींस वो प्राइम है। मतलब हमारे लूप ने अपनी पूरी लाइफ कंप्लीट करी है। और हाँ, अगर बीच में हमने ब्रेक लगा दिया दैट मींस हमारा लूप बीच ओके में ही ओके, रुक ब्रेक चुका भी है। तो लगाना पड़ेगा। ब्रेक कहाँ लगाना है? सर ब्रेक इफ कंडीशन के बाद। इफ कंडीशन, इफ वाले ब्लॉक के अंदर। यस सर इफ ब्लॉक के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरा इफ के अंदर है कि हम नॉट प्राइम का मैसेज भी प्रिंट करा दें और ब्रेक भी करा दें। ब्रेक करा देंगे तो लूप से बाहर आ जाए, मतलब किसी नंबर ने डिवाइड कर दिया तो लूप के बाहर आ गए, है ना? नॉट प्राइम है तो लूप से बाहर आ गए। लूप से बाहर तो अपन इधर से भी आ सकते हैं, ये कंडीशन फॉल्स हुई, और ब्रेक के कारण भी बाहर आ सकते हैं। पर फर्क ये है कि ब्रेक के कारण बाहर आए होगे तो डिवाइड हो गया होगा, नॉट प्राइम हो गया होगा, इसलिए बाहर आए हो। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई है, इसका मतलब है कि किसी नंबर ने डिवाइड नहीं करा है, तो ये प्राइम नंबर है। तो आप किस तरीके से बाहर आए हो ये पता करना बहुत जरूरी है। यस सर। ठीक है, तो हम लोग इसका प्रोग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले एंटर अ नंबर, मैंने एक x नाम का वेरिएबल बना लिया इधर पे, और x की वैल्यू यूजर से एंटर करा ली। और फिर मैंने i वेरिएबल भी बनाया हुआ है, i लेस देन इक्वल टू x माइनस 1 तक चला रहा हूँ। i को एक एक करके इंक्रीमेंट करता चल रहा हूँ। यहाँ पर हम लिख रहे हैं इफ x मॉड्यूलस i इक्वल्स टू 0। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ब्रेक। अब ब्रेक के कारण बाहर आ सकते हो। देखो मैंने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है फॉर की बॉडी में भी और इफ की बॉडी में भी। तो यदि हम बोलते हैं, कैसे पता चलेगा कि हम किस तरीके से बाहर आए? सर i इक्वल टू n i सॉरी i इक्वल टू x हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब लूप पूरा चला है। लूप पूरा चला है, इसका मतलब है कि वो प्राइम नंबर है। प्राइम, वेरी गुड। और एल्स लगा के मैं लिख देता हूँ नॉट प्राइम। ब्रेक के कारण बाहर आए होगे तो इस एल्स में जाओगे। यस सर। ठीक है, तुमने ये प्रोग्राम पहले बनाया हुआ था ना?
सर मैं पहले भी ट्रेनिंग ले चुका हूं आपसे। हाँ, लेकिन प्राइम नंबर अभी भी नहीं मालूम था। मालूम था लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। यस सर, थोड़ा नर्वस हो गया। हाँ, इंटरव्यू में तो पता नहीं क्या होगा। इंटरव्यू में तो और ज्यादा नर्वस हो गए। यस सर। क्या किया करो, इंटरव्यू देते रहा करो, मॉक इंटरव्यूज देते रहा करो, अपने दोस्तों से बोलो कि हमारा इंटरव्यू लो। नर्वस नहीं होना है अपने को, है ना। आपको सब आता है, आप बस उसको क्लैरिटी के साथ सही शब्दों में उसको एक्सप्लेन करना है, बस आता है आपको। ठीक। यस सर, थैंक यू। ओके। तो ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है, इसको हम लोग चला के देखते हैं। अरे ये क्या हो गया, फिर से लिखना पड़ेगा। एंड फर्स्ट, अभी क्या हुआ, इंटर नंबर, मैंने नंबर एंटर किया 11, तो उसने बोला नॉट प्राइम। अरे इसको तो प्राइम बोलना चाहिए था, तो इसने नॉट प्राइम क्यों बोला? क्योंकि हमने फॉर लूप में स्टार्टिंग 1 से कर दी है, इट शुड बी फ्रॉम 2। कंपाइल किया, रन किया, 11, सो 11 इज अ प्राइम नंबर। 101 इट इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, ठीक है। 29 इट इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, है ना। 52 इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, 2 से डिवाइड हो रहा है। क्लियर? ठीक है। 9th वाला बना क्या? एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। बन गया? सभी को बन गया? किसी को डाउट है एलसीएम वाले प्रोग्राम में? असाइनमेंट 9 का क्वेश्चन नंबर 9। चलो किसी और को चांस देते हैं। ऋतिक कुमार। हेलो हाँ ऋतिक। सर, आई एम ऑडिबल? हाँ ऑडिबल हो, बहुत अच्छे से आवाज आ रही है तुम्हारी। मुझे बताओ एलसीएम क्या आफ्टरनून होता है? सर। गुड आफ्टरनून। एलसीएम क्या होता है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल, एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वेरी गुड। तो जो सर सर मैंने जो देखा है अपने दोस्तों के साथ, वो क्या करते हैं, वो मल्टीपल की जगह फैक्टर ले लेते हैं और वो सोचते हैं कि मुझे हमें एलसीएम का कोड कर लिया हमने। वो हाँ, गलती कर देते हैं सर, मल्टीपल लेना पड़ता है इस क्वेश्चन में। 4 और 6 का एलसीएम निकालना है तो 4 के मल्टीपल्स देखने हैं, 6 के मल्टीपल्स देखने हैं, ना कि फैक्टर। यस सर, ये इसमें ये बच्चे सर हमारे जो मेरे साथ के हैं वो इस चीज में प्रॉब्लम करते हैं और वो सोचते हैं कि मुझे एलसीएम आ गया, मैंने कोड बना लिया। बिल्कुल सही बात है। तो 4 के मल्टीपल्स क्या हुए? सर 4 8 12, मतलब 4 का जो टेबल है सर, जिससे वो वही होगा सर, 4 का जो टेबल होता है। ठीक है, कहाँ पे लास्ट नंबर क्या होगा? सर वो तो इनफाइनाइट हो सकता है। 5 तक जाएगा। इसी तरीके से 6 के मल्टीपल्स भी जाएंगे। 6 12 18। यस सर। हाँ, सर इसमें से जो लीस्ट पे जो लीस्ट होगा, जो सम में जो सम में जैसे 12 है सर, वो 12 सबसे पहले डिवाइड हो रहा है दोनों में, तो 12 इसका एलसीएम है। वेरी गुड वेरी गुड। इस तरीके से अब इसमें हमें देखना पड़ेगा कॉमन मल्टीपल कौन से हैं। तो कॉमन मल्टीपल हमें यहाँ 48 मिल रहा है, कॉमन मल्टीपल हमें यहाँ 36 भी मिल रहा है, यस सर। कॉमन मल्टीपल हमें यहाँ पर 24 भी मिल रहा है, यस और सर। 12 भी मिल रहा है। पर इन सब में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्योंकि 12 है, 12 से छोटा कोई यस सर कॉमन इसमें। मल्टीपल नहीं, तो ये एलसीएम है 4 और 6 का। यस सर। और इस चीज को करने के लिए आपने कैसी कोडिंग करी होगी? सबसे पहले तो आपने एक वेरिएबल बनाया एल, यस एक सर वो। वेरिएबल बना लो ए, एक वेरिएबल बना लो बी। अब यूजर यस से सर। आपको 2 नंबर एंटर करवाने पड़ेंगे। यस सर। एंटर 2 नंबर्स हमने बोल दिया। जो भी 2 नंबर यूजर एंटर करेगा स्कैनएफ की मदद से ए और बी में आ जाएंगे। ठीक है यस जी। सर। इसके बाद क्या करेंगे? सर मैंने तो सर इसमें जो मैंने इसमें लगाया कंडीशन की, इसमें दोनों में पता चले कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, फिर उसे मतलब ए और बी आई में में। देखें कौन बड़ा है। यस सर, या तो मैं इससे भी कर सकता था हम्म सर, पर मैंने कंडीशन लगा के हम्म सर उसमें पता लग गया कि कौन सा मतलब जो है, मतलब सर मल्टीपल जो है इसका करके, फिर उसे एन आई में लूप लगा के, आई में लगा मतलब लूप में रख दिया, फिर उसे मॉडुलस ऑपरेटर से सर डिवाइड कर दिया। अगर वो 0 आ रहा है तो फिर ब्रेक करके सर आई की वैल्यू प्रिंट कर दी और उसमें प्रिंट करवा दिया कि एलसीएम ये है।
सर आई इंटू जेड, मतलब एक वेरिएबल और लिया है जेड और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके उसमें रख दी सर। नहीं, एक और वेरिएबल की जरूरत क्या है? आप देखो, आप जानते हो कि दोनों नंबर का एलसीएम ऐसा नंबर होगा, ए और बी का एलसीएम ऐसा नंबर होगा जिसको जो ए का भी मल्टीपल होगा और बी का भी मल्टीपल होगा। बी का भी मल्टीपल, यस सर। तो ए और बी दोनों एल को डिवाइड कर रहे होंगे ना, यस सर। डिविजिबल होगा। सर ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब लूप में रख सकते हैं, मैंने वेरिएबल लेकर रख दिया वो, वैसे लूप में भी रख सकते हैं ए इंटू ई करके। हाँ, तो जैसे मैं एक लूप लगाता हूँ और एल की वैल्यू स्टार्ट करता हूँ ए और बी में जो बड़ा है उससे। अगर ए बड़ा है तो ए से स्टार्ट करता हूँ, बी बड़ा है तो बी से स्टार्ट करता हूँ। एल के अंदर सबसे पहला नंबर 4 और 6 अगर नंबर दिए हैं तो 6 आएगा। लॉजिक ये है कि देखो, इन दोनों का एलसीएम 6 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 6 से छोटा नंबर 6 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए 6 से छोटा तो आंसर हो ही नहीं सकता। 4 से छोटा भी नहीं हो सकता, पर रेंज को नैरो करना है तो हम बड़े नंबर को देखेंगे ना, कि 6 से छोटा तो हो ही नहीं सकता। 6 से छोटे नंबर में 4 से छोटे नंबर भी आ ही जाएंगे। तो यस सर। हमने कहा एल की वैल्यू 6 से स्टार्ट करो, सबसे पहले 6 को चेक करो कि क्या वो एलसीएम है। अब करना कहां तक है? एल की वैल्यू लेस देन इक्वल टू ए इंटू बी तक। देखो, ए और बी का अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी कॉमन मल्टीपल आएगा, क्योंकि वो ए के टेबल में भी आ रहा है, बी के टेबल में भी आ रहा है, तभी तो ए इंटू बी बोल रहा हूँ। यस सर। तो इसीलिए मैं एल की वैल्यू दोनों में जो बड़ा नंबर है वहां से शुरू करता हूँ, एक एक करके बढ़ाता चलता हूँ और दोनों के प्रोडक्ट तक चलाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है 4 और 6 का एलसीएम 24 से ऊपर नहीं होगा, क्योंकि 24 खुद एक कॉमन मल्टीपल है। तो उससे बड़ा कोई कॉमन मल्टीपल तो आंसर वैसे भी नहीं हो सकता, तो या तो 24 आंसर होगा या 24 के पहले ही मिल जाएगा, ये बात तय है। तो यहां पर मुझे सिर्फ इतना चेक करना है कि ये जो नंबर है एल के अंदर, क्या ये ए से डिविजिबल है एंड बी से भी डिविजिबल है। यस सर। अगर दोनों से डिविजिबल है तो इसका मतलब है, सॉरी ये सर इफ नहीं आएगा। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया कि ये एलसीएम, क्योंकि ए से भी डिविजिबल है, बी से भी डिविजिबल है, तो ये एलसीएम है। तो हमने लिख दिया प्रिंट एफ एलसीएम इज, और एल की वैल्यू यहाँ प्रिंट करा दो। यस सर। ना करके यहाँ पर ब्रेक भी कर दो, क्योंकि अब उसके बाद जरूरत ही नहीं है। तो ये बन गया आपका प्रोग्राम। लेकिन एक बात बताओ, हम लोग नॉर्मली एलसीएम, ये तो चलो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया एलसीएम वाला लॉजिक, तो हम इस लॉजिक से पहली बार समझे कि एलसीएम होता क्या है। यस सर। इसके पहले मैंने किसी स्टूडेंट को नहीं देखा कि वो इस लॉजिक से करता हो। ये लॉजिक कोई नहीं सोचता था, कोई भी नहीं सोचता था। ये मैं क्लास में जब पढ़ाना शुरू किया मैंने कि एलसीएम क्या होता है, तो पहले मैं इसी तरीके से बताता हूँ कि एलसीएम होता क्या है। जो मल्टीपल ऑफ फैक्टर की आप बात कर रहे थे, वो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, बिल्कुल सही, मिस्टेक करते ही। तो इसका मतलब ये है कि एलसीएम कैसे नहीं निकालते थे। आप याद करके बताओ एलसीएम कैसे निकालते थे आप, अगर आप 4 और 6 का एलसीएम, हाँ, 2 से डिवाइड करते थे, जो फिर 3 से, फिर ऐसे होता करते थे उनको, ऐसे करते थे, 2 से डिवाइड कर। यस ये सर। 3 ही रखते थे, फिर 2 से और नहीं हो रहा तो 3 से करते थे, फिर 3 से, अब 2 इंटू 3 करते थे। मुझे Yes, इस मेथड का प्रोग्राम बनाना है तो कैसे बनाऊं? सर मतलब मैं समझा नहीं सर, आपने क्वेश्चन क्या था? देखो, एलसीएम का प्रोग्राम अगर किसी स्टूडेंट को ये तरीके से बन जाता है तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि उसने मेरी क्लासेस पहले भी अटेंड की। मेरी बात समझ में आई? अगर किसी स्टूडेंट को इस लॉजिक से प्रोग्राम बन गया है, ये चीज उसको मालूम है, तो बहुत चांसेस हैं, 99% चांसेस हैं कि उसने ये मेरा वीडियो देखा हुआ है या मेरे से पहले पढ़ा हुआ है। सर आपकी सर वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है, एक बार रिपीट। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो प्रोग्राम इस तरीके से अगर किसी स्टूडेंट ने बनाया है तो इसका सर मतलब, ये तो मैंने सर मैंने आपकी हाँ, प्लेलिस्ट देखी होगी, उसमें था, प्लेलिस्ट पूरी पढ़ रखी है। हाँ, ठीक है। आपका नेटवर्क थोड़ा वीक हो रहा है ऋतिक, ठीक है, एनीवेज। तो अब लेकिन सवाल उठता है कि जो तरीका आपको कन्वेंशनली पता था, अगर उस तरीके से इस प्रोग्राम को बनाना होगा तो कैसे बनाओगे? समझे मेरा सवाल? क्योंकि हमें तो बचपन से यही मेथड आता था ना, इसी मेथड से आप एलसीएम निकालते आ रहे हो बचपन से। अब सोचो कि जो हमें मेथड आता है उससे प्रोग्राम बनाना टफ हो गया, ये प्रोग्राम बनाना बड़ा इजी लग रहा है क्योंकि हमें ये मेथड समझ में आ गया अच्छे से। सोचो, ये तो हमें बचपन से पता भी नहीं था,
ये तो अभी अभी पता चला, हम तो बचपन से इस मेथड से कर रहे थे एलसीएम, पर इसका प्रोग्राम नहीं बना पा रहे, इसका हमने बना लिया। एक्चुअल में तुम्हारी यहां पर प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप नहीं हुई है, ये हमने डिस्कस कर लिया है, इसलिए तुम्हें ये लॉजिक समझ में आ गया है। लॉजिक बनाते कैसे हैं वो अभी भी नहीं सीखा है। अगर सीखा है तो इस चैलेंज को करो। ये वाला कैसे करेंगे, इसका लॉजिक कैसे सोचोगे? अगर ए और बी मेरे पास कोई नंबर है तो मैं कैसे इसका एलसीएम इस वाले लॉजिक से निकालूंगा? सवाल क्लियर हुआ? तो इस वाले लॉजिक में हमें सबसे पहले 2 से चेक करना होगा। ए को भी 2 से करना है और बी को भी 2 से करना है। अगर ये रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है, ए को भी करना है और बी को भी करना है, दोनों को 2 से करना है। अगर दोनों में से कोई एक भी डिविजिबल हो रहा है, रिमाइंडर 0 दे रहा है, तो मुझे फिर अगली बार भी 2 से करना है डिवाइड, ठीक है। और ऐसा तब तक करना है जब तक दोनों में से कोई एक भी 2 से डिविजिबल हो रहा है। तो मैंने देखा कि क्या ए 2 से डिविजिबल है, बी 2 से डिविजिबल है, हाँ तो उसे कंसिडर करो। ठीक, तो देखो मैं इसका लॉजिक बना के बता रहा हूं। ए और बी 2 नंबर्स हैं, मैंने चेक किया कि क्या ए 2 से डिविजिबल है। अगर है तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं एलसीएम का एल, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू 1 रखता हूं। तो इस एल में कोई एक अलग से वेरिएबल ले लेता हूं मैं, एक अलग से वेरिएबल ले लेता हूं, लेट्स से फ्लैग। फ्लैग की वैल्यू इनिशियली मैं 0 रखता हूं। तो अगर ये डिविजिबल हुआ है तो मुझे करना ये चाहिए कि ए को डिवाइड कर देना चाहिए 2 से और ए की वैल्यू चेंज कर देनी चाहिए और फ्लैग की वैल्यू 1 कर देना चाहिए। 2 काम हो गए। एक तो ए को डिवाइड कर दिया 2 से और जो रिजल्ट आया वो ए में असाइन कर दिया, तो ए अब चेंज हो चुका है और फ्लैग भी 0 से अब 1 हो चुका है। इसके बाद में एक और बार इफ लिखता हूं और इसमें बी को डिवाइड करके देखता हूं 2 से, और अगर ये डिविजिबल है तो बी में भी b/2 कर दूंगा और फ्लैग को 1 कर दूंगा। इससे क्या होगा, चाहे ये कंडीशन ट्रू हो चाहे ये कंडीशन ट्रू हो, दोनों में से दोनों ट्रू हो या कोई एक ट्रू हो, फ्लैग तो चेंज होगा, फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यदि फ्लैग की वैल्यू 1 हुई है तो तुम्हें क्या करना है, एल में असाइन करना है l × 2, ठीक है, और फ्लैग को वापस से 0 कर देना है। बोलो आया क्या समझ में? फ्लैग को वापस से 0 कर देना है, ये कह रहा हूं। और अब इस पूरे को मुझे रिपीट करना है, ठीक है। अच्छा, किसी एक से भी डिवाइड हो गया है तो मुझे अगली बार भी 2 से ही डिवाइड करके देखना है। अगर दोनों से डिवाइड नहीं हुआ होगा तो फ्लैग की वैल्यू 0 रहेगी, फ्लैग की वैल्यू 0 रहेगी, है ना। और फ्लैग की वैल्यू अगर 0 रहेगी तो फिर मैं 2 नहीं अगले नंबर से डिवाइड करके देखूंगा। तो मैं इधर 2 की जगह पर आई लेने वाला हूं। ये 2 जहां लिख रहा था ना, जहां जहां 2 लिख रहा था वहां वहां अब मैं आई ले लूंगा, ठीक। ये आई है, ये आई है, ये आई है, ये आई है, इस जगह आई है, ठीक। और ये भी करते हैं कि इधर एल्स भी लगाना पड़ेगा। यहां पर एक एल्स भी लगेगा और एल्स में क्या करेंगे, हम आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। तो आई की वैल्यू तभी इंक्रीमेंट होगी जब फ्लैग की वैल्यू 0 है, ठीक। अब ये लूप में लगा हुआ है, ये कब तक चलेगा, जब तक ए और बी की वैल्यू दोनों की वैल्यू 1 1 नहीं हो जाती, ठीक है। तो जब तक ए इज ग्रेटर देन, या हाँ ग्रेटर देन 1 है एंड बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, क्योंकि एक समय आएगा कि ए और बी की वैल्यू 1 हो जाएगी और दोनों की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी, है ना, नहीं
ये गलत लिखा शायद मैंने, ए भी 1 से बड़ा होगा और बी भी 1 से बड़ा होगा, दोनों 1 से बड़े होंगे ऐसा लिख दिया मैंने। मैं कह रहा हूँ दोनों में से एक भी 1 से बड़ा है, मुझे और लगाना चाहिए। दोनों में से कोई एक भी अगर 1 से बड़ा है तो लूप चलता रहेगा। दोनों अगर 1 हो जाएंगे ना तो दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तब फॉल्स होगा। यस, दिस इज द आंसर। और आई की वैल्यू शुरुआत में हम 2 से स्टार्ट करेंगे। नहीं आया समझ में? देखो तुम क्या करते हो, 2 से डिवाइड करते हो 4 को, यही करा मैंने। डिवाइड हो जाता है तो तुम इस 4 की जगह 2 लिख लेते हो। ये देखो a को मैंने चेंज कर दिया, a डिवाइडेड बाई 2 2 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 को तुम 6 को तुम 2 से डिवाइड कर रहे हो, यस b को तुम i से डिवाइड करके चेक कर रहे हो, अगर डिविजिबल है तो तुम b में भी चेंजेस कर देते हो, 6 की जगह 3 हो जाता है। यही तो कर रहा हूं मैं, पहले मैंने इस नंबर के लिए किया, फिर मैंने इस नंबर के लिए किया, ये होगी 2 स्टेप। अगर दोनों में से कोई एक भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी। और फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाने का मतलब है कि 2 से अभी डिवाइड करते रहेंगे, क्योंकि अगर 2 से इन दोनों में से एक भी नंबर डिवाइड हो रहा है तो अगली बार भी मैं 2 ही लेने वाला हूं। लेकिन अगर फ्लैग की वैल्यू 0 रही तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और एल्स में जाके हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे, तभी तो 2 के आगे अब अगली बार 3 से चेक करेंगे। समझ में आया क्या संदीप? इस लॉजिक को समझो पहले। हम लोग यहाँ प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने के लिए पढ़ रहे हैं ना। फ्लैग क्या होता है? अरे तुम वेरिएबल का नाम एक्स रख लोगे तो मैं पूछूंगा एक्स क्या होता है? नाम में क्या रखा है यार? वेरिएबल का नाम एक्स रख लो फ्लैग की जगह। और ये क्या डाउट होता है तुम लोगों का कि इसको वाइल से नहीं फॉर से बना के बताओ? तुम बना लो ना, फॉर से बना लो तुम, उसमें क्या दिक्कत है? अभी भी तुमको ये डाउट होता है कि लूप वाइल से बन रहा है तो फॉर से नहीं बनेगा, ऐसा लगता है तुम्हें? चलो इसको बना के बताओ, यहां पर करते हैं। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बना लिया a, एक वेरिएबल बना लिया b, एक वेरिएबल बना लेता हूं l, और एक वेरिएबल बना लेता हूं i। ठीक है, प्रिंट एफ एंटर 2 नंबर्स, 2 नंबर्स एंटर होंगे स्कैन एफ की मदद से, %d और a और b में जाएंगे। दोनों नंबर एंटर हो गए। अच्छा, अब आप बोल रहे हो ये फॉर लूप से बना दूं हर्ष? मुझे ये सवाल लेकिन जमा नहीं, तुम्हें बनना चाहिए, ये खुद से भी बनना चाहिए। तुम ऐसे बोलते हो जैसे कि ये कोई चैलेंजिंग बात है, ये बहुत थर्ड क्लास बात है, मतलब बहुत ही सिंपल बात है, ये सबसे बनना ही चाहिए। वाइल लूप से बनाओ या फॉर लूप से बनाओ, बनना ही चाहिए तुमसे। नहीं बन रहा है मतलब मेहनत कम कर रहे हो। हर्ष जोशी से कह रहा हूं मैं क्या कोशिश करी थी, क्या दिक्कत है इसमें? आई की वैल्यू 2 से इनिशियलाइज कर दो, एल की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज कर दो। ठीक है, एक वेरिएबल फ्लैग भी ले रहे हैं हम लोग, तो फ्लैग की वैल्यू को भी इनिशियलाइज कर दो। फ्लैग की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हो गई। लूप में हम कंडीशन लगा रहे हैं a ग्रेटर देन 1 और b ग्रेटर देन 1। अभी डिस्कस करिए हमने, कंडीशन कंडीशन की जगह पे लिखी जाएगी। वाइल में हम लोग लिखते थे वही कंडीशन फॉर में कहाँ लिखते हैं? दोनों सेमीकोलन के बीच में। और हर बार तुम्हें क्या करना है? एल को इंक्रीमेंट करना है। यस, एल को इंक्रीमेंट करना, पर हर बार थोड़ी करना है, तो इसलिए मैं इस जगह को स्किप कर दूंगा, कुछ भी नहीं लिखूंगा इस जगह पर। और ये भी मैं फॉर लूप पढ़ाते वक्त बता चुका हूं कि ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर लिखते हैं यदि a मॉड्यूलस i इक्वल्स टू 0 है तो हम लोग a में असाइन करेंगे a डिवाइडेड बाय i और फ्लैग की वैल्यू को 1 करेंगे। यदि b को i से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है तो b को डिवाइड करेंगे b बाय i से और फ्लैग की वैल्यू को 1 करेंगे। यदि फ्लैग की वैल्यू 1 है, इसका मतलब कोई एक तो डिवाइड हुआ ही है, और अगर डिवाइड हुआ है तो फिर l को अपडेट करें, क्योंकि मल्टीप्लाई करते जाना होता है हमको, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया। और साथ में फ्लैग की वैल्यू वापस से 0 करना जरूरी है, क्योंकि अगली बार वापस फ्लैग 0 होना चाहिए अगले इटरेशन में। अगर 0 से 1 होता है तभी तो हमें पता चलेगा ना कि वो डिवाइड हुआ है। और एल्स में हम लिखेंगे l प्लस i प्लस प्लस। एट लास्ट
प्रिंट करा देंगे लूप की बॉडी के बाहर LCM इज %d और L की वैल्यू। चलिए चला के देखते हैं। कंपाइल हो गया, रन कर दिया, 4 और 6 एंटर करते हैं, LCM इज 12, बिल्कुल सही है। कोई भी 2 नंबर का आप LCM यहाँ निकाल सकते हो। आपने नंबर एंटर किया, सपोज करो 52 एंड 13, आंसर 52 ही आना चाहिए क्योंकि 13 का मल्टीपल ही तो है 52। आपने नंबर एंटर कर दिया 80 एंड 60, तो आंसर आएगा 240। आ गया समझ में? ओके ग्रेट। आखिरी सवाल इस असाइनमेंट का, राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ गिवन नंबर। ये बना कि नहीं बना? मैं फिर कह रहा हूं, तुमसे कई सवाल सिर्फ इसलिए बन जाते हैं क्योंकि तुमने उन्हें पहले कभी कर रखा होता है। जब नया सवाल आता है तो तुम्हें दिक्कत होती है, विच मीन्स अगर नया सवाल तुमसे बन गया दैट मीन्स तुम्हारे प्रोग्रामिंग लॉजिक डेवलप हो गए, और अगर नया सवाल तुमसे नहीं बन रहा है तो प्रोग्रामिंग लॉजिक अभी भी तुम्हारे डेवलप नहीं हुए। तुम्हें लॉजिक बनाना अभी भी नहीं आता है। लॉजिक बनाने के लिए तुम्हें लिखना पड़ेगा, ड्राई रन करना पड़ेगा। वो मेहनत करने का जो तरीका मैंने बताया कैसे लॉजिक बनाते हैं, वो स्टेप्स जो मैंने बताई हैं, तुम्हें वो करते बन रहा है या नहीं बन रहा है। प्रोग्रामिंग सीखने का इतना ही मतलब है अभी की डेट में। तो तुम अपने आप को इजीली जज कर सकते हो। अगर नया प्रोग्राम तुमसे बन रहा है इसका मतलब तुम्हारे लॉजिक बिल्ड हो रहे हैं, और नया प्रोग्राम तुमसे नहीं बन रहा है, तुम गिव अप कर देते हो, तो तुम खुश मत हो उन प्रोग्राम्स को बना के जो तुम पहले भी बना चुके हो, वो तो तुम रट रहे हो। हर्ष जोशी आज ही की क्लास में समझा चुका हूं कि क्यों 9 डिजिट तक ही सही आ रहा है ना? क्लास पूरी ध्यान से सुनो। कैसे करेंगे ये 10th वाला असाइनमेंट 9 का क्वेश्चन नंबर 10? रिवर्स करना है किसी नंबर का। नहीं, भले ही देर से बने प्रोग्राम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बनना चाहिए। गिव अप कर रहे हो तो फिर तुम नहीं सीख रहे हो। कोई भी नंबर को रिवर्स करना है, जैसे नंबर है 2458, तो मुझे आउटपुट में क्या लाना है? 8542। कैसे होगा? कैसे कर सकते हैं? मॉड्यूलस बाय 10। मान लो ये x वेरिएबल है, तो अगर मैं x मॉड्यूलस 10 करूंगा इस एग्जांपल के हिसाब से तो क्या आएगा बताओ? 8 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, इससे रिजल्ट 8 आएगा। तो अब 8 का क्या करूं? 8 का क्या करूं? इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 10 का। अच्छा, तो ये तो 80 हो जाएगा। हाँ, अच्छा, 0 इंटू 10 प्लस 8 करना है। ओके, 0 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, इसको कहाँ रखना है? किसी वेरिएबल में रखना है, लेट से y। अच्छा, तो y में पहले 0 रख लो ना, y की वैल्यू 0 रख लो, ऐसा करो, और यहाँ पे y लिख लो। तो y में अगर शुरुआत में 0 है तो 0 इंटू 10 करेंगे तो 0 आएगा, और x मॉड्यूलस 10 का रिजल्ट 8 आया है, तो 8 0 में ऐड हो गया, तो y की नई वैल्यू हो गई है 8। ठीक है, y में अब 0 नहीं है, अब 8 है। तो क्या होगा अगली बार? अच्छा, x को भी तो चेंज करना पड़ेगा। यस, इसके अलावा तुम्हें x में भी तो चेंजेस करने पड़ेंगे। तो x की नेक्स्ट वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी 245। तो अब तुम अगर x मॉड्यूलस 10 करते हो तो x मॉड्यूलस 10 का रिजल्ट आएगा 5, और y में क्योंकि 8 था तो 8 इंटू 10 इज 80, तो y में अब हो जाएगा 85। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। प्रिंट अभी थोड़ी कराओगे, पहले रिवर्स तो कर लो। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? x में x डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, तो x की वैल्यू 245 से चेंज होकर 24 बचेगी। ठीक है ना, 24 बची। फिर से हम करते हैं y में असाइन y इंटू 10 प्लस x मॉड्यूलस 10। तो x मॉड्यूलस 10 मतलब 24 मॉड्यूलस 10 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और y में है 85, तो 85 इंटू 10 होता है 850, दोनों ऐड होंगे, तो y की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी? 854।
बिल्कुल ठीक है, 854 हो गया। और x में असाइन करेंगे x डिवाइडेड बाय 10, तो x की वैल्यू 24 से चेंज होकर 2 हो जाएगी। फिर से करते हैं, y असाइन y इंटू 10 प्लस x मॉडुलस 10, ठीक है। तो यहां पर x मॉडुलस 10 का मतलब 2 हो जाएगा, 2 मॉडुलस 10 2 होता है, और y में 854 है, तो 854 इंटू 10 करेंगे तो 854 0 हो जाएगा, तो इसको ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 8540, नहीं 0 नहीं 2, और फिर हमको करना है x में असाइन x मॉडुलस सॉरी x डिवाइडेड बाय 10, तो ये 2 से 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो मुझे फर्दर और डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, और स्टेप करने की जरूरत नहीं है, और हमारा y के अंदर रिवर्स आ चुका है। तो मुझे लूप के अंदर सिर्फ 2 स्टेप रखनी है, एक ये वाली और एक ये वाली, और लूप तब तक चलेगा जब तक x की वैल्यू 0 ना हो जाए। मतलब तुम लिखना वाइल में लिखना x, और x के अंदर 2 स्टेप लिखना, पहली स्टेप ये वाली, दूसरी स्टेप ये वाली। क्लियर है? लूप खत्म होने के बाद y की वैल्यू प्रिंट करा देना, हो गया रिवर्स। कुमारजीत, रिमाइंडर को एक एक करके प्रिंट कराओगे तो नंबर रिवर्स नहीं हुआ, समझ रहे हो? नंबर कहाँ रिवर्स हो, वो तो तुम प्रिंट करा रहे हो। ये तो वही बात हो गई कि स्वैपिंग में हमने उल्टा प्रिंट करा दिया, और हम ये सोच रहे हैं कि हमने नंबर को स्वैप कर दिया। ठीक, आई होप ये असाइनमेंट सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। असाइनमेंट नंबर 9 हमारा हो चुका है कंप्लीट, इसको करते हैं क्लोज। और अब हम लोग पढ़ेंगे आगे की थ्योरी, जो कि है स्विच केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। और इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा लेते हैं ब्रेक। तो अभी हो रहा है 4:31, हम 4:36 पे रीज्वाइन करेंगे।
ओके, वेलकम बैक। और यहाँ पर मेरे से पूछा जा रहा है कि फ्लैग की वैल्यू 0 से 1 क्यों करी है। फ्लैग की वैल्यू 0 से 1 इसलिए करी है हम लोगों ने क्योंकि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि हमें आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है कि नहीं करना है। ठीक है ना। अगर फ्लैग की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो ये 1 कब होगी? या तो इस इफ ब्लॉक में जा रहे हो या फिर नीचे वाले इफ ब्लॉक में जा रहे हो, दोनों में से किसी एक ब्लॉक में भी अगर तुम एंटर हुए तो ही फ्लैग 1 होगा ना। लगाओ कॉमन सेंस। समझ में आया सुमित? तो हम सिर्फ ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ए या बी किसी एक को भी आई ने डिवाइड करा है। क्योंकि हम एलसीएम कैसे लेते हैं, हम पहले 2 से डिवाइड करके देख रहे हैं, 2 से नहीं हो रहा है तो 3 से देखते हैं, 3 से नहीं हो रहा है तो 4 से देखते हैं, 4 से नहीं हो रहा है तो 5 से देखते हैं। ऐसे ही करते हो ना, यही तरीका है ना तुम्हारा। चाहे दोनों डिवाइड हो रहे हो तो भी फ्लैग 1 होगा, एक डिवाइड हो रहा होगा तो भी फ्लैग 1 ही होगा। फ्लैग 1 हुआ है इसका मतलब मुझे आई में चेंजेस नहीं करने, क्योंकि अभी डिवाइड हो पा रहा है। लेकिन अगर फ्लैग 0 का 0 बना रहता है, इसका मतलब ना ए डिवाइड हुआ है ना बी डिवाइड हुआ है, तो आई को चेंज करने का समय आ गया है। हाँ संदीप, मुझे पता है तुमको समझ में आ गया है, बट यहां पर सुमित का डाउट है। ठीक, क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं हम लोग स्विच केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ऋतिक कुमार, फ्लैग की वैल्यू 0 और 1 से काम चल रहा है हमारा, 2 और 3 और 4 लेने की क्या जरूरत है? कोई रीजन हो तो बताओ। हम तो 0 और 1 में ही काम कर रहे हैं ना। कोई बात नहीं नीरज, कभी कुछ मीनिंगफुल हो तो बताना। चलो, तो स्विच केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन पे फोकस करें। असाइनमेंट 9 मैंने आज करा दिया है, उम्मीद करता हूं कल से पहले आप असाइनमेंट 10 भी कर लोगे, पूरा पूरा अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, असाइनमेंट 11 और 12 भी करने हैं। 12 आज दे दूंगा मैं आपको, होपफुली 13 भी आज ही दे दूंगा। असाइनमेंट 12 और 13 दोनों आज दूंगा। तो 9 तक हम डिस्कस कर चुके हैं, 10, 11, 12, 13 ये 4 रह जाएंगे हमारे डाउट हैंडलिंग के लिए। आपको पता है कि इस कमिंग वीक में आपकी डाउट क्लास थर्सडे को नहीं है। ठीक है, अभी आप असाइनमेंट्स को खूब टाइम दीजिए। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको सॉल्यूशन बताता जा रहा हूं, आप प्रॉपरली उसको अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो। एंड बिलीव मी, आपको खूब ट्राई करने की जरूरत है, गिव अप मत करना, तभी तुम्हारी प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप होगी। डेटा स्ट्रक्चर के बैच में पहली 4 क्लास में जो पढ़ा उतने से ही एक का प्लेसमेंट हो गया, सिर्फ उतने से हो गया। बात यह कि जो हम समझ रहे हैं ना, सीख रहे हैं, वो अगर शिद्दत से सीख ले उतना भर भी काफी होता है। तो हम ऐसे बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन हम एक भी चीज ध्यान से नहीं पढ़ रहे, कोई फायदा नहीं है। तो आप लोग पूरी बात को मानिए, हर सवाल आपसे खुद से बनना चाहिए, चाहे टाइम लग जाए, पर बनना आप ही से चाहिए, तो ही आपकी प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप होगी। चलिए अब हम बात करते हैं स्विच केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की। मनीष बोल रहे हैं कि ओनली सी सी प्लस प्लस से प्लेसमेंट थोड़ी होती है। किसने कहा? सी सी प्लस प्लस से प्लेसमेंट हो जाती है। प्रोग्रामिंग स्किल चेक कर रही है कंपनी, लैंग्वेज नहीं चेक कर रही, प्रोग्रामिंग स्किल, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स। और ये किसने कह दिया है कि सी सी प्लस प्लस में प्लेसमेंट नहीं होता? आज भी दुनिया की टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक है सी एंड सी प्लस प्लस। बहुत ज्यादा काम होता है इसमें और बहुत हाई सैलरी पैकेज है सी सी प्लस प्लस वालों का एज कंपेयर टू दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस। तो अभी देखो स्विच केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जो एजेंडा है, सबसे पहले हम स्विच केस को पढ़ेंगे, डिफॉल्ट को पढ़ेंगे, यूज ऑफ ब्रेक को पढ़ेंगे, मीनू ड्रिवन प्रोग्राम क्या होता है वो पढ़ेंगे, और गो टू कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को भी इसी में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्विच केस का सिंटैक्स कैसा। जरा ध्यान से देखेंगे, स्विच कीवर्ड है। देखो स्विच क्या है? इट इज अ कीवर्ड, इट इज अ कीवर्ड। ठीक, केस भी क्या है? कीवर्ड। ठीक, तो आपने सबसे पहले कीवर्ड लिखा स्विच, स्विच के बाद पैरेंथेसिस लगाया, अंदर एक्सप्रेशन लिखा। नोटिस करो इधर कोई सेमीकोलन नहीं है, कर्ली ब्रैकेट से बॉडी बनाई है, बॉडी के अंदर आप केस कीवर्ड लिख रहे हो, केस कीवर्ड के आगे आप एक कांस्टेंट लिख रहे हो। कांस्टेंट समझ रहे हो? नॉट अ वेरिएबल, वेरिएबल नहीं लिखना है, रूल है, वेरिएबल नहीं लिखना है। क्या लिखना है? कांस्टेंट लिखना है। हर्ष जोशी ध्यान से सुनो बेटा,
तो तुम्हें यहां पर कांस्टेंट लिखना है, वेरिएबल नहीं लिखना है। वेरिएबल लिखोगे एरर आएगी, कांस्टेंट ही लिखना है। और कांस्टेंट के बाद कोलन लगाना है, सेमीकोलन नहीं है, कोलन है, 2 डॉट। फिर जो भी कोड लिखना है, जितनी लाइंस का कोड लिखना है लिख सकते हो। इस तरीके से फिर से केस कीवर्ड लिखा, इधर फिर से एक कांस्टेंट लिखा, पर ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट अलग अलग होना चाहिए, रूल है ये भी। 2 कांस्टेंट कभी भी सेम नहीं होंगे। फिर यहां कोलन लगाया, कोलन के बाद फिर इसके अंदर कोड लिख रहे हैं, ठीक है। अंकित ब्रेक जरूरी नहीं है, सुनो मेरी बात पहले ध्यान से। फिर केस कीवर्ड लिखा, फिर कांस्टेंट लिखा, कोलन लिखा। अभी देखो ये कांस्टेंट अलग है, ये कांस्टेंट अलग है, ये कांस्टेंट अलग है, कोई भी 2 कांस्टेंट सेम नहीं होंगे। ऐसे आप 3 नहीं कितने भी केस लिख सकते हो, हर एक केस में अलग कोड है। अब क्या होता है, ये एग्जीक्यूट कैसे होता है? देखने में ये इफ की तरह लग रहा है। इफ कीवर्ड, यहां पर स्विच कीवर्ड है, पैरेंथेसिस इसके बाद भी है, इसके बाद भी है, करली ब्रैकेट से बॉडी यहां भी बनी है, यहां भी बनी है। पर इफ में पैरेंथेसिस के अंदर लिखते थे कंडीशन, और कंडीशन ट्रू या फॉल्स में इवैल्यूएट होती थी। ध्यान से सुना मैंने क्या बोला? व्हाइल में भी पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन होती थी जो ट्रू या फॉल्स में इवैल्यूएट होती थी, पर स्विच के पैरेंथेसिस में कंडीशन नहीं लिखी जाती। यहां जो लिखते हो उसको एक्सप्रेशन बोलो, और वो एक्सप्रेशन ट्रू या फॉल्स में इवैल्यूएट नहीं होता। आया समझ में? ट्रू या फॉल्स में इवैल्यूएट नहीं होता। तो फिर इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट कैलकुलेट करके एक इंटीजर वैल्यू आएगी, इंटीजर ऑलवेज इंटीजर वैल्यू ही आएगी, और वो इंटीजर वैल्यू पॉसिबली किसी केस के आगे लिखी होगी कांस्टेंट में। स्विच कर जाओ यानी जंप कर जाओ उस केस के पास जिसके आगे लिखा कांस्टेंट एग्जैक्टली वही है जो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट है, तो सीधे कंट्रोल यहां से इस केस पर आ जाएगा। ये कोड नहीं चलेगा, सीधे इस केस पर आ जाएगा, और फिर यहां पे कंट्रोल आने के बाद इसके आगे का कोड चलेगा। आया क्या समझ में? अगर समझ में आया है तो इसका थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं। देखो इस कोड को यहां से हटाते हैं, और इतने सारे वेरिएबल की जगह में एक वेरिएबल बना लेता हूं x, और यहां पर एक मैसेज देते हैं एंटर अ नंबर, और यहां पर एक x वेरिएबल और एक ही %d। तो यूजर से एक नंबर एंटर करा लिया है, उसके बाद मैं लिख रहा हूं स्विच, और यहां x लिख देता हूं। इसके अंदर लिख दिया मैंने केस 10, और यहां लिख देता हूं प्रिंट एफ कुछ भी वैल्यू लिख दो, संडे। मतलब एक सिंबॉलिक कोड है, प्रिंट होगा तो समझ में आ जाएगा ये वाला केस चला है। फिर मैंने लिखा केस 25, कोई भी कांस्टेंट लिख सकते हो, प्रिंट एफ मंडे। देन मैंने लिखा केस 0, यस 0 भी लिख सकते हो, प्रिंट एफ ट्यूसडे। फिर मैंने लिखा केस नेगेटिव में भी वैल्यू लिख सकते हो, जैसे 34, कुछ भी लिख सकते हो, प्रिंट एफ वेंसडे। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? ओके इसके बाद स्विच की बॉडी के बाद मैंने लिख दिया आउटसाइड स्विच, और यहां पर लाइन चेंज करा देता हूं सो दैट की रीडिंग में दिक्कत ना जाए। इनफैक्ट यहां पर सभी में मैं लाइन चेंज कराता हूं, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन, यहां पर भी बैकस्लैश एन, यहां पर भी बैकस्लैश एन। ठीक, अब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे। अब देखिए एंटर अ नंबर, क्या होगा अगर मैं एंटर करूंगा 0? बताइए संदीप, बताओ क्या होगा अगर मैंने 0 एंटर किया तो? यस नितिश, केस के आगे लिखा कांस्टेंट इंटीजर ही होना चाहिए। नहीं सौरभ श्रीवास्तव, गलत है आपका आंसर। बहुत लोगों के आंसर गलत है, बहुत सारे लोगों के आंसर गलत है।
मैक्सिमम लोगों के आंसर गलत है। हर्ष जोशी का आंसर सही है। अभिषेक, आपका आंसर नहीं आया, अभिषेक तिवारी। हम्म, यस शुभम, बिल्कुल सही है। सूरज, आपका भी सही है। राजीव, आपका गलत है। ऋतिक, आपका भी सही है। संदीप, आपका आंसर नहीं आ रहा, आ गया क्या? सही है। देखो, सबसे पहले ये समझो कि यहां पर जो रूल्स मैंने आपको बताया उसके हिसाब से चलते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है? 0 है, ठीक है। तो स्विच कर जाओ, यानी जंप कर जाओ उस केस के आगे, उस केस पर जिसके आगे लिखा कांस्टेंट वही है जो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट है। तो बताइए कौन सा केस है? मतलब ये स्विच के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा है इसका एक्स लिखा है ना, तो एक्स मतलब 0, एक्स में 0 है। तो कौन सा केस है जिसके आगे 0 लिखा है? तो सीधे कंट्रोल जंप करके यहां आ जाएगा, लाइन नंबर 13 पे केस 0 पे आ जाएगा। समझ में आया? कंट्रोल स्विच से जंप करके केस 0 पे आ जाएगा, बस स्विच का इतना ही काम, स्विच का इतना ही पर्पस था, हो गया पर्पस। अभी कंट्रोल जंप करके कहां आ चुका है? केस 0 पे आ चुका है। अब स्विच का काम खत्म हो चुका है। समझे मेरी बात? तो क्या होगा कि केस 0 पर आने के बाद आगे की लाइंस चलेंगी। ट्यूसडे प्रिंट हो जाएगा, वेंसडे भी प्रिंट हो जाएगा, स्विच की बॉडी के बाहर आके आउटसाइड स्विच भी प्रिंट हो जाएगा। तीनों प्रिंट हो जाएंगे, ट्यूसडे, वेंसडे, आउटसाइड स्विच। तो मैंने इसको इंटर किया, आप देख सकते हैं ट्यूसडे भी प्रिंट हो रहा है, वेंसडे भी प्रिंट हो रहा है, और उसके बाद आउटसाइड स्विच भी प्रिंट हो रहा है। 2 बार लाइन चेंज इसलिए हुई है क्योंकि वेंसडे के बाद भी लाइन चेंज करी थी और आउटसाइड स्विच के पहले भी लाइन चेंज करी थी। सृष्टि, आपने बोला था ट्यूसडे वेंसडे, पर आउटसाइड स्विच नहीं बोला था। आया क्या समझ में? स्विच का काम सिर्फ मैचिंग केस तक पहुंचाना है, उसके आगे सारा कोड चलता है। ठीक। अब देखो एक रूल सुनो, 2 या 2 से ज्यादा केस के कांस्टेंट्स सेम नहीं हो सकते। क्या समझ में आया? जैसे ये केस 10 लिखा है और तुम सोचो कि ये भी 10 हो जाए, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये एरर देगा। इसको देखो, वो एरर बता ही रहा है, ठीक है। प्रीवियस केस डिफाइंड हेयर, तो डुप्लीकेट केस वैल्यू 10। ठीक। संदीप, लास्ट वाले का पर्पज है वो परसेंट ना दिखे इसके लिए। ये पहले बता चुका हूं, आप क्लास नहीं अटेंड करी होगी आपने। ओके, तो 2 केस के आगे कांस्टेंट सेम नहीं हो सकता। अभी सोचो, मैंने अगर एंटर किया होता 25, ये कंपाइल किया, ये रन किया, और मैंने एंटर किया 25, तो क्या आउटपुट आएगा? अब क्या आउटपुट आना चाहिए? अंकित, ब्रेक की तो मैंने बात ही नहीं करी ना अभी। यस, इसमें मंडे मंडे भी प्रिंट होगा, ट्यूसडे भी प्रिंट होगा, वेंसडे भी प्रिंट होगा, और आउटसाइड स्विच भी प्रिंट होगा। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड आउटसाइड स्विच। क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट नहीं है? तो सोचो अगर मैंने एंटर किया होता -34, तो क्या आउटपुट आता? रेहान, क्या नहीं समझ में आ रहा बेटा? रेहान, तुम्हें अनम्यूट किया है, बोलो। यस, वेंसडे प्रिंट होगा, उसके बाद आउटसाइड स्विच आना चाहिए, बिल्कुल सही है। रेहान, अनम्यूट किया है, बोलो क्या डाउट है? आई थिंक कोई डाउट नहीं है तुमको।
ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? वेंसडे प्रिंट हो रहा है और उसके बाद आउटसाइड स्विच प्रिंट हो रहा है। अच्छा, और अगर मैंने यहां पर लिखा होता 10 तो क्या आउटपुट आता? संडे भी प्रिंट होता, मंडे भी प्रिंट होता, ट्यूसडे भी प्रिंट होता, वेंसडे भी प्रिंट होता, आउटसाइड स्विच भी प्रिंट होता।